तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एडमिसिबिलिटी कंडीशंस ऑन द वेव फंक्शंस। व्हाट इज द एडमिसिबिलिटी कंडीशंस ऑन द वेव फंक्शन? वेव फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिकली इट इज अ फंक्शन, राइट? इट इज अ वेरिएबल पैरामीटर ऑफ द वेव that is described as a wave function, and that describes the complete information that gives us complete description of any particle, right? That is a wave function psi, right? उस wave function की admissibility conditions को अभी discuss करेंगे। Either you can say properties of wave functions, right? तो उसकी तीन characteristics है main। First one is ये यहाँ पर लिखा है ना, the following condition must be fulfilled by the wave function। कोई भी अगर आप wave function वो प्रॉपर या एक्सेप्टेबल तभी होगा जब वो वेव फंक्शन ये तीन कंडीशंस को, एक एडमिसिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तभी हम उस वेव फंक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि ये तीन कंडीशंस, that is admissibility conditions, that must be satisfied with any wave function, right? So first characteristic property of wave function, that is a wave function must be single valued function at every point of space। इसको अभी मैं 10 to 15 मिनट अभी डिस्क्राइब करूंगा और इसको एक प्रॉब्लम के साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वाकई में है क्या चीज। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप रजिस्टर में लिखते ले लें और बैठ जाए और उसको नोट करें, राइट? नोट्स वगैरह भी साइमल्टेनियसली आप बना सकते हैं अगर आपको टाइम परमिट होता है, राइट? तो फर्स्ट इज साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? इट इज, अगर हमने इसको सिंगल वैल्यू की जगह की मतलब कि इस पार्टिकुलर इसका एक ही वैल्यू होना चाहिए, एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, आइदर 1 2 3 4 5 10 से 1, इसका तो एक पार्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, राइट? अगर हमने कह दिया कि नहीं जी मतलब 2 का मीनिंग ये नहीं है कि एक का 1 हो गया और एक 2 हो गया, है ना? 2 का मीनिंग ये नहीं कि 1 एंड 2 का ये दो टर्म नहीं होना चाहिए। उसकी जो वैल्यू होना चाहिए आइदर 1 हो, राइट? आइदर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या 3 या फिर 4 हो या 0 या फिर 1, ये सब वैल्यू हो सकते हैं। मतलब फाइनाइट वैल्यू होगी, राइट? सिंगल वैल्यू होगी, राइट? तो अगर इसको हम ये कहते हैं कि इफ इट इज मल्टी वैल्यू, मल्टी फंक्शन वैल्यू, then it will lead to different probability of finding the particle at given point of space at given time, which is not possible। अगर हमने इसको वेव फंक्शन को सिंगल वैल्यू नहीं कहेंगे, सिंगल वैल्यू वेव फंक्शन नहीं होगा पार्टिकुलर स्पेस में, पार्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए कि हमने ये वेव पैकेट था, वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं कुछ होगी कि वो पार्टिकल कहीं भी इस वेव पैकेट के इनसाइड में लोकेट हो सकता है। मैंने कह दिया कि वेव फंक्शन इस वेव पैकेट के इनसाइड में पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट करता है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। इस वेव पैकेट के अंदर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वेव फंक्शन से, एंड दैट प्रोबेबिलिटी मस्ट बी सिंगल वैल्यू। अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 2 हो जाएगी, दैट मीन्स ये तो गलत है ना? हम कहते हैं कि नहीं जी किसी भी इवेंट की, जैसे कि हम हेड टेल की बात करते हैं कि हेड की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है और हेड की फिर बोल रहे हैं कि 1 है, तो 1 नहीं कह सकते हैं, 1 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी हम कह सकते हैं कि 2 इवेंट प्रोबेबिलिटी हो सकता है, आइदर हेड की 1, हेड की हाफ और टेल की हाफ। half plus half, that must be total sum of total probability, that will be equivalent to 1, that must be equivalent to 1, right? तो अगर किसी वेव फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाए, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी भी 2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो किसी भी वेव फंक्शन, कोई भी वेव फंक्शन होगा, दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यू फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस, राइट? इसका रीजन है कि इसको अपोजिट अगर लेके चलोगे तो किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी वो डबल हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी इवेंट की 2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की एक सिंगल प्रोबेबिलिटी होती है ना? आइदर आप हेड कहते हो ना कि मान लो कि प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी
कितनी हो सकती है, हाफ हाफ हो सकती है ना। तो हम अलग अलग कह रहे हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ कह रहे हैं, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाफ और 1, दो बातें नहीं कह सकते हैं, दो किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी दो नहीं हो सकती है, एक सिंगल हो सकती है, कोई भी आइदर आप वो 0 से लेके 1 तक के कोई भी आप डिजिट इमेजिन कर लो, वो हो सकता है, राइट। The second condition, admissibility condition, is psi must be finite at every point of space. सारे स्पेस के जो भी स्पेस में जहां पर हम उस सिस्टम में बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम में वेव फंक्शंस की बात कर रहे हैं, पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, उस वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट मस्ट बी फाइनाइट। क्योंकि अगर ये फाइनाइट नहीं हुआ वेव फंक्शन, अगर ये इनफाइनाइट हो गया, दैट मीन कि जो हम लोग कल जो पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ साई स्टार एंड साई, that will give you probability of finding the particle, and that is the real value, and that will also be infinite, which is impossible, right? अगर किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाती है, दैट मीन्स कि पार्टिकल को तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, राइट। देयरफॉर इट इज finite value. The wave function must be finite at every point of space. क्योंकि ये जो मॉडुलस ऑफ वेव फंक्शन का होल स्क्वायर है, दैट विल बी आल्सो बी इनफाइनाइट। अगर हमने वेव फंक्शन को इनफाइनाइट कर दिए, तो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन दैट विल आल्सो बी इनफाइनाइट, जो कि क्या है, that implies that the particle is completely localized. इनफाइनाइट का मतलब है कि पूरे स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही है ना, लोकलाइज्ड हो गया, एंड दिस फैक्ट इज अगेंस्ट द वेव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। हम तो ऐसे कह ही नहीं सकते कि किसी पार्टिकुलर जगह पे वो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। द थर्ड थिंग इज wave function, its particle derivatives, wave function that is psi and its particle derivatives psi dever particle नहीं, ये particle नहीं है, partial derivatives that is dever psi upon dever x, dever psi upon dever y and dever psi upon dever z must be continuous। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग एडमिसिबिलिटी कंडीशन या ये कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम क्वांटम मैकेनिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। ये थ्रूआउट लाइफ अगर आप किसी भी साइंस की स्ट्रीम में बने रहो, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट। आइदर केमिस्ट्री में 10% फिफ्थ सेमेस्टर में, राइट, तो इसको बहुत ध्यान से समझो। तो वेव फंक्शन एंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। In case the wave function is not continuous, it means at some point in space its value is infinite। ये हम continuous क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर continuous नहीं हुआ, अगर discontinuous wave function हो गया, इसका मतलब कि अगर हम लोग कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं कि अगर कोई वेरिएशन है, अगर मैंने कह दिया कि इन बिटवीन यहाँ पर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, उसके कुछ देर बाद ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस रीजन में हम कह सकते हैं कि इस रीजन का तो पता ही नहीं है, ये तो कहीं भी पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, इस रीजन में कहीं भी पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज द इनफाइनाइट रीजन। सो आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन इज इनफाइनाइट। इवन कोई भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, दैट उसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी और उसकी डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव भी उसकी वैल्यू डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की भी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। Therefore, so the wave function as well as its derivative must be continuous। क्योंकि हम लोगों ने पहले वाले में पढ़े कि अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो गया तो फिर हमारा खेल ही खत्म, हम तो फिर वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। क्योंकि वेव फंक्शंस के स्क्वायर क्या प्रोवाइड करता है, दैट गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। इस वेव पैकेट में जो पार्टिकल की एग्जिस्टेंस होगी, तो वेव फंक्शन ही डिस्क्राइब करता है कि पार्टिकल की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर हो सकती है, एंड दैट इज राइट मैक्स बाउंड इक्वेशन मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, राइट। तो
ये मेन admissibility condition है that first one is psi must be single value function at every point of the space, and second one is psi must be finite at every point of the space, and wave function psi and its partial derivative, that is dever psi upon dever x, dever psi upon dever y, dever psi upon dever z must be continuous, राइट। तो इसको डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पर, इसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसमें अगर कोई भी कहीं भी डाउट होगा तो क्वेश्चन आउट में आप इसको आप पूछ सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग इससे ही रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं कि किस तरह से हम किसी वेव फंक्शन को कह सकते हैं कि आइदर वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और एक्सेप्टेबल होने के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज द एडमिसिबिलिटी कंडीशंस। एनी वेव फंक्शंस विल बी एक्सेप्टेबल if these three conditions will satisfy by that wave function, right। तो इसको एक प्रॉब्लम से हम डिस्कस करते हैं। इस फाइल को मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। तो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि शो दैट दिस वेव फंक्शन psi x is equal to e raised to power iota cx, where c is some finite constant, is acceptable eigen function. Also normalize it over the region minus a, and that means x greater than minus a, greater than or equal to minus a, less than or equal to a, राइट। तो ये इस रीजन में इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। कल हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़े थे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन न्यूमेरिकल भी किए थे, राइट। तो देखो कभी भी इवन किसी भी स्ट्रीम में आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चंस को बहुत ही सिंसियरली उसको हैंडल करो, हर एक चीज का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तभी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो फिर आप उसको लर्न कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक एक चीज आपको समझा देना। पहले आइगन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इवन अभी डिटेल में पढ़ना है, फिर भी मैं पहले आपको बॉर्डर कर चुका हूँ कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, एच साई इक्वल टू ई साई, ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, तो जिंदगी भर काम आना है। एच साई इक्वल टू ई साई, एच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई इज द eigen function. When an operator acts on any eigenfunction, that will give a eigenvalue and the function will appear as same, right। so this is the wave function को ही हम कह सकते हैं आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन पे कोई अगर हम ऑपरेटर एक्ट करते हैं तो जो हमें वैल्यू एक प्रोवाइड करता है, तो that will be known as आइगन वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू की नहीं बात कर रहे हैं, केवल आइगन फंक्शन की। तो ये जो फंक्शन है जो हमारे पास पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव है, वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट वेव फंक्शन इज गिवन एज psi x is equal to e raised to power icx। ये भी यहाँ पर बता दिया गया कि जो c है दैट इज सम फाइनाइट कांस्टेंट, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि एक्सेप्टेबल आइगन फंक्शन का मीनिंग है कि इफ अ वेव फंक्शन, जो पहले हम लोगों ने कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यू एंड इट्स सिंगल वैल्यू और फाइनाइट, क्या होना चाहिए, पहला सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए सेकंड, एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूअस। तो तीनों कंडीशन एडमिसिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो इक्वेशन जो वेव फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है, देन दैट वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज, राइट। सो वेव फंक्शंस को हमने लिख लिया, psi x is equal to e raised to power icx, एंड इसको हम एक्सपेंड कर लिए, दैट इज रिटन एज cos cx plus i sin cx। एक्सपोनेंशियल टर्म को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, आपको पहले से ही मालूम है, राइट। तो ये इमेजिनरी टर्म होता है, राइट, ये इमेजिनरी टर्म है सेकंड टर्म, और ये रियल टर्म है, और इसको हमने डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लिए इस वेव फंक्शन का, दैट विल गिव यू दिस वन। फिर से हम इसका icx की वैल्यू रख दिया, तो ic से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन का फंक्शन है वहां पर आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो c को था तो -c हो जाएगा और साइन c
यानी कि अब ये जो पहले इमेजिनरी टर्म था वो रियल टर्म हो गया, राइट। जो पहले सिंपल टर्म था दैट बिकम इमेजिनरी टर्म, राइट। तो ये डेरिवेटिव बहुत इजी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजी, राइट। इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको तीनों कंडीशंस यहाँ पर हम बात करते हैं। सिंस sin cx and cos cx आर पीरियोडिक फंक्शंस विथ मैक्सिमम वैल्यू 1 and c is also a finite constant, क्वेश्चन में हमें सम फाइनाइट कांस्टेंट प्रोवाइडेड है और मैक्सिमम वैल्यू हमें sin और cos की वैल्यू हमें मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। देयरफॉर बोथ this wave function psi x and its derivative are finite at all value of x, x की सारे वैल्यू पे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू sin थीटा cos थीटा की आपको मालूम है, थीटा की वैल्यू जो भी मर्जी रख लो तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, आपको मालूम है, राइट। तो इस डेरिवेटिव और इस वेव फंक्शन दैट हैव फाइनाइट वैल्यू, राइट। और दूसरा क्या कंडीशन है, sin cx and cos cx are single value since psi x and whatever psi x or sorry d psi x upon dx are also single value for the all values of x। सिंगल वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आपने x की एक सिंगल वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोई एक सिंगल वैल्यू ही आना है, ऐसा नहीं कि डबल वैल्यू आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि हमने c की वैल्यू कोई मल्टीप्लायर में कुछ भी रख दी है और हमने x की जगह कोई एंगल की पार्टिकुलर वैल्यू रख दिया, तो सारा सॉल्व करके कोई एंगल आएगा तो उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा उस एंगल का, sin 33 डिग्री आ गया, sin 45 डिग्री आ गया, जो भी वैल्यू आता है तो उसका पार्टिकुलर एक सिंगल ही वैल्यू होगा। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि सर sin 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 होता है जी और साथ ही साथ कहते हैं 0.5 भी होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको मालूम है, राइट। So these functions are single value. Therefore, the wave functions described by this wave function psi x and whatever psi x upon dx, the derivative of this wave function are also single value. Right. That means this wave function को हम यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, तो इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड इज देखो, sin cx and cos cx are continuous since कंटिन्यूस को अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा, एंड psi x एंड देखो वेव फंक्शन में क्योंकि ये टर्म एग्जिस्ट करता है इसलिए यहाँ पर ये दोनों में ना ये तीनों टर्म में बताया गया है। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों टर्म से मिलके वेव फंक्शन है, तो ये बेसिकली हम वेव फंक्शन को बॉदर कर रहे हैं, राइट। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वेव फंक्शन किससे एसोसिएट कर रहा है, ये दो टर्म से एसोसिएट कर रहा है, तो ये अब इसके बाद इसकी फीचर्स बताएंगे तो ऑटोमेटिक हम इसके फीचर्स की बात कर लिए, राइट। तो दिस sin x and cos cx, sin cx and cos cx are continuous, therefore the wave function and their derivative are also continuous at all value of x। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने साइन का बेसिकली जब पीरियोडिक फंक्शन आप लोगों ने साइन थीटा का फॉर्मूला भी पढ़ रखे होंगे और उसका वेव नेचर को भी पढ़ रखे हैं, राइट। तो कभी भी ऐसा नहीं पढ़ रखे हैं आपने कि अच्छा जी सर साइन का तो कुछ इस तरह का वेव नेचर होता है, साइन फंक्शन ऐसा होता है। दिस इज नॉट अ साइन फंक्शन, दिस इज अ ट्रायंगुलर और इवन ट्रायंगुलर वेव फंक्शन, राइट। तो साइन में क्या हो जाता है, वो 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, राइट। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस वेव फंक्शन। यहाँ पर ऐसा नहीं, इसको डिसकंटिन्यूअस तब कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो गया जी और फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ बीच में डिसकंटिन्यूटी हो गई, राइट। जो कि हम रेक्टिफायर में ये सब डिस्कस करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में वो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल प्रोवाइड करती है, राइट। बट साइन वेव जो है, इवन साइन वेव और कोसाइन वेव जो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना पढ़े हैं आप लोगों ने I = I नॉट साइन ओमेगा t, ऐसे टाइप के इक्वेशंस आपने पढ़ रखे हैं। उस वेव का एम्पलीट्यूड है और उस वेव को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइन वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से साइन वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो these wave are continuous, basically part this is the location of particles in that thing, right। तो यहाँ पर हमने चेक किए कि ये वेव फंक्शंस के लिए
एक तो पीरियोडिक फंक्शन था, तो ये फाइनाइट वैल्यू प्रोवाइड किए, राइट, सिंगल वैल्यू प्रोवाइड किए और कंटिन्यूअस, तो तीनों पे तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गया। देन व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट दिस वेव फंक्शन psi x is equal to e raised to power iota cx is acceptable eigen function। एक्सेप्टेबल आइगन फंक्शन दैट मींस कि ये वेव फंक्शन किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगा या एसोसिएट है, then that wave function can describe the complete information of that particle, right, because the wave function is that quantity that gives us the complete quantum description of that particle, right। तो क्वेश्चन का ये तो 50% कंप्लीट हो गया हाफ पार्ट। अब बोला गया है कि इस वेव फंक्शन को अगर एक्सेप्टेबल है तो इसको इस रीजन में नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब है नॉर्मलाइज का मीनिंग क्या है कि बेसिकली नॉर्मलाइज करना है या फिर किसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, यानी वेव फंक्शन का सॉल्यूशन एक तरह से फाइंड आउट करना, राइट। तो यहाँ पर वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है उस फॉर्मुलेशंस में उसकी वैल्यू वेव फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करके, इंटीग्रेट करके, राइट। तो यहाँ पर इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए इसको हमने यहाँ पर कांस्टेंट एक इंट्रोड्यूस करके psi x इज इक्वल टू a e raised to power i c x लिख लिए, राइट। उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जस्ट जहां पर माइनस आई सॉरी जहां पर i लिखा है वहां पर माइनस i लिख दो, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, राइट। दैट इज इमेजिनरी टर्म हो जाता है, उसको चेंज कर देते हैं जस्ट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, राइट। तो इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किस रीजन में करना है, इस रीजन में नॉर्मलाइज करना है। कंडीशन क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इंटीग्रेशन, दैट मींस इंटीग्रेशन ये हम लोगों ने कल पढ़े थे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी and product of the complex conjugate and the wave function, simple wave function over the entire range, जो भी उसका रेंज होगा उस रेंज में उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, and that must be because this gives the probability and that probability of finding the particle that must be finite, that must be single valued, that will be 1, right। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन 1 लिख दिए। अब यहाँ पर ये साई स्टार और साई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इस इक्वेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, दैट मींस कि स्पेस के टोटल रीजन में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर इस वेव फंक्शन को बोला गया है कि इस रीजन में आपको नॉर्मलाइज करना है, तो ये हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिमिट है, माइनस एक्स से टू प्लस सॉरी माइनस ए टू प्लस ए, ये लिमिट अप्लाई कर दिए, राइट, माइनस ए टू प्लस ए। तो ये वैल्यू होगी साई स्टार की और ये है साई की और dx, राइट। तो ए टू ए स्क्वायर हो गया, कॉमन कर लिया उसको और ये फिर कैंसिल आउट हो गया, e रेज़ टू पावर ICX और e रेज़ टू पावर माइनस ICX प्लस करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रह गया, ये तो सिंपल सा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज बहुत जस्ट dx रह गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x की जगह हम क्या कर देंगे, x की जगह एक बार a रखेंगे और माइनस माइनस a लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दैट विल गिव यू 2a, राइट। ये एक बार लिमिट रखेंगे a और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दैट विल 2 कैपिटल A स्मॉल a इक्वल टू 1, दैट विल गिव यू a इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर था। यहाँ पर शायद मेरे को स्क्रीन पे यहाँ पर मिस्टेक का माइनस सा है, नहीं ठीक है मेरे को देन a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2a। तो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होते हैं इस तरह से, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अगर कोई वेव फंक्शन सही है और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n था 1 अपॉन n था, तो ये दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi अपॉन अंडर रूट n, n क्या था 1 अपॉन n, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, राइट। यहाँ पर जो हम 1 यूज किए थे तो उससे हम एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, राइट। उसको एक बार चेक आउट कर सकते हैं। तो जिसको इस
कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किए थे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस टर्म में आ गया, इस तरह की वैल्यू आ गई, राइट। तो ये उस वेव फंक्शन को हम कह सकते हैं दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, राइट। तो इसको एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिए, इसमें कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी है, राइट। जस्ट आपको मालूम है कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इस तरह से हम बोले थे कि a प्लस आई भी लिख देते हैं, राइट। ये एक्सप्लेन किए थे बहुत लेक्चर जब वेव फंक्शन को डिस्क्राइब किए थे। तो यहाँ पर जस्ट कॉम्प्लेक्स जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, तो उसमें इस तरह से हम वेव फंक्शन को इवन किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इमेजिनरी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो ये रियल और इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है फंक्शन, राइट। तो इसका हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड आउट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है कि 1 और -1 होता है, राइट। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये तो रियल दोनों था ही, है ना। तो रियल को अगर पॉजिटिव प्लस करेंगे तो रियली प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वेव फंक्शन एंड देयर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो क्वांटिटी है दोनों के वैल्यू that is equal to the sum of the square of two real functions. Sum of the square of two real functions. ये psi square psi equal होता है. Therefore, we can say that psi